हेलो एवरीवन, सक्सेस टू सोशल आज पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप इस चैनल से नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और लोगों तक इस चैनल को शेयर कर दीजिए। तो आज की वीडियो में हम समिति पर चर्चा करेंगे। इसके पहले की वीडियो में हम समाज और समुदाय पर बात कर चुके हैं। समाज में हम सामाजिक संबंधों के द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं और समुदाय ये व्यक्तियों का समूह होता है जिसमें हम की भावना पाई जाती है, आत्मनिर्भरता होती है, लोग एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं, सुख दुख के साथी होते हैं समुदाय वाले लोग। तो ये समुदाय और समाज के बाद समिति, बिना समुदाय और समुदाय में रहने के लिए हमारी कुछ आवश्यकताएं हैं जिनकी पूर्ति हम समिति के द्वारा कर सकते हैं। तो समिति ये जो है मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक साधन है। मनुष्य जब अपने उद्देश्यों की पूर्ति स्वयं नहीं कर पाता तो अपने जैसे उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों से समूह का निर्माण कर लेता है। इसलिए कहा गया है कि समिति किसी विशेष प्रयोज्य उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु संगठित मनुष्यों का समूह है। दूसरे शब्दों में कहें तो जब व्यक्तियों का समूह किन्हीं निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विचार पूर्वक नियमों पर आधारित एक समूह का निर्माण करता है तो वह समिति कहलाती है। जब हम अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हमारी समिति में, हमारी समुदाय में रहते हुए हमारी बहुत सारी आवश्यकताएं होती हैं, बहुत सारी ज़रूरतें होती हैं, बहुत सारे लक्ष्य होते हैं, जिसमें शिक्षा संबंधी हमारी ज़रूरतें होती हैं, आर्थिक संबंधी ज़रूरतें होती हैं, धार्मिक संबंधी होती हैं, सांस्कृतिक होती हैं, मनोरंजन संबंधी होती हैं। तो इन सब की पूर्ति के लिए हम समिति को स्थापित करते हैं। तो हम जब किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए, अपने किसी लक्ष्य की पूर्ति के लिए व्यक्तियों के संगठन को सहयोग के द्वारा जब स्थापित करते हैं तब वह जो है समिति कही जाती है। ऑगबर्न एवं नीमकॉफ ने कहा है कि समिति सामाजिक कार्यों को नए ढंग से करने वाला आविष्कारक है। समिति सामाजिक कार्यों को नए ढंग से करने वाला आविष्कारक है, ये ऑगबर्न एवं नीमकॉफ ने कहा है। ये सारी परिभाषाएं जो बीच बीच में आ रही हैं इन्हें आप ज़रूर अच्छे से याद करिएगा। जहाँ आदिम समाज समुदायों द्वारा संगठित होता है, आदिम समाज में जो है आत्मनिर्भरता की भावना होती है, लोग एक दूसरे के सहयोग से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेते हैं। लेकिन आधुनिक समाज में हम एक दूसरे की आवश्यकताओं के द्वारा, एक दूसरे के सहयोग के द्वारा अपनी आवश्यकताएं नहीं पूरी कर पाते, इसीलिए हमें समिति को गठित करना पड़ता है। वहीं आधुनिक समाज समितियों द्वारा संगठित है। समिति की अवधारणा में महत्वपूर्ण योगदान टॉनीज, मैक्स वेबर तथा मैकाइवर के द्वारा किया गया है। किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए व्यक्तियों के सहयोग के द्वारा जब हम किसी समूह को संगठित करते हैं तो वह समिति कहलाती है। ये विलियम जे गुडे ने कहा है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और इस रूप में उसकी असंख्य आवश्यकताएं होती हैं। अपने अस्तित्व को बनाए रखने और समुदाय में अपने जीवन को ठीक प्रकार से चलाने के लिए इन आवश्यकताओं की पूर्ति आवश्यक है। अपनी इन विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यक्ति कई तरीके अपना सकता है। अपने कुछ लक्ष्यों की पूर्ति के लिए अन्य लोगों के साथ मिलकर, उनके साथ सहयोग करके, किसी संगठन की स्थापना करके कार्य करना ही समिति को जन्म देना है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य ये जो है समाज से जुड़ा हुआ है, लेकिन उसकी बहुत सारी असंख्य आवश्यकताएं हैं।
और अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए समुदाय में अपने को ठीक प्रकार से चलाने के लिए इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जिस संगठन को स्थापित करता है वो समिति कहलाती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि जब कुछ लोग मिलकर अपनी आवश्यकताओं या उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सहयोग करते हैं, कुछ लोग मिलकर अपनी आवश्यकताओं या उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सहयोग करते हैं, संगठन बनाकर प्रयत्न करते हैं, तो ऐसे संगठन को ही समिति कहा जाता है। समिति की परिभाषाएं। मैकाइवर एवं पेज के अनुसार समिति मनुष्यों का एक समूह है जिसे किसी सामान्य उद्देश्य या उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए संगठित किया जाता है। ये मैकाइवर एवं पेज ने समिति के बारे में कहा है। समिति मनुष्यों का एक समूह है जिसे किसी सामान्य उद्देश्य या उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए संगठित किया जाता है। अगली परिभाषा दी है फेयरचाइल्ड ने। फेयरचाइल्ड के अनुसार समिति एक ऐसा संगठनात्मक समूह जिसका निर्माण सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है, जिसे अपना आत्मनिर्भर प्रशासकीय ढांचा तथा कार्यकर्ता होते हैं। समिति एक ऐसा संगठनात्मक समूह है जिसका निर्माण सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है, जिसे अपना आत्मनिर्भर प्रशासकीय ढांचा तथा कार्यकर्ता होते हैं। अगली परिभाषा जिन्सबर्ग ने दी है। जिन्सबर्ग के अनुसार समिति एक दूसरे से संबद्ध सामाजिक प्राणियों का समूह है। एक दूसरे से संबद्ध सामाजिक प्राणियों का समूह जो इस सत्य पर आधारित है कि उन्होंने किसी निश्चित हित या हितों को पूरा करने के लिए एक सामान्य संगठन बनाया है। जिन्सबर्ग ने कहा है कि समिति एक दूसरे से संबद्ध सामाजिक प्राणियों का समूह है जो इस सत्य पर आधारित है कि उन्होंने किसी निश्चित हित या हितों को पूरा करने के लिए एक सामान्य संगठन बनाया है। अगली परिभाषा दी है ऑकबर्न एवं निमकॉफ ने। इन्होंने कहा है समिति एक ऐसा संगठन है जो प्रायः ऑकबर्न एवं निमकॉफ ने कहा विशेष स्वार्थों की पूर्ति के लिए बनाया जाता है। समिति एक ऐसा संगठन है जो प्रायः विशेष स्वार्थों की पूर्ति के लिए बनाया जाता है, जिसका उद्देश्य अपने सदस्यों की विशेष या सामान्य इच्छाओं की संतुष्टि के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। ये ऑकबर्न एवं निमकॉफ ने कहा है। इनकी परिभाषा में जो कीवर्ड है विशेष स्वार्थों की पूर्ति के लिए अपने सदस्यों की विशेष या सामान्य इच्छाओं की संतुष्टि के अतिरिक्त कुछ नहीं है। अगली परिभाषा बोगार्ड्स ने दी है। इन्होंने कहा है समिति प्रायः कुछ विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कार्य करने को कहते हैं। कुछ विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कार्य करने को समिति कहते हैं। अगली परिभाषा गिलिन एवं गिलिन ने दी है। समिति व्यक्तियों का ऐसा समूह है जो किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए संगठित होता है। कुछ मान्यता प्राप्त और स्वीकृत। गिलिन एवं गिलिन की परिभाषा में है मान्यता प्राप्त और स्वीकृत कार्य प्रणालियों के आधार पर अपने व्यवहारों को करता है। समिति व्यक्तियों का ऐसा समूह है जो किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए संगठित होता है, जो कुछ मान्यता प्राप्त एवं स्वीकृत कार्य प्रणालियों, ये इनकी परिभाषा में दो कीवर्ड हैं, कुछ मान्यता प्राप्त एवं स्वीकृत कार्य प्रणालियों के आधार पर अपने व्यवहारों को करता है। तो ये परिभाषा गिलिन एवं गिलिन की है।
आगे समिति की विशेषताएं हैं। पहली विशेषता है व्यक्तियों का समूह। तो समिति का निर्माण कुछ व्यक्ति मिलकर करते हैं, क्योंकि व्यक्ति ये मूर्त प्राणी होते हैं और समिति एक मूर्त संगठन है, क्योंकि यह एक व्यक्तियों का समूह है। बिना व्यक्तियों के समूह के समिति का निर्माण नहीं किया जा सकता। निश्चित उद्देश्य। तो समिति का निर्माण किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाता है। समुदाय में रहते हुए हमारे कुछ लक्ष्य होते हैं, हमारे कुछ उद्देश्य होते हैं, जिनकी पूर्ति के लिए हमें समिति को गठित करना पड़ता है। तो निश्चित उद्देश्य होता है समिति का। विचारपूर्वक स्थापना। तो समिति का समिति को हम विचारपूर्वक स्थापित करते हैं। विचारपूर्वक स्थापित किया हुआ संगठन है समिति। जब कुछ लोग मिलकर सामूहिक रूप से अपने किसी उद्देश्य या कुछ उद्देश्यों को पूरा करना चाहते हैं तो एक संगठन का निर्माण करते हैं, जिसे हम समिति कहते हैं। अगली विशेषता है एक निश्चित संगठन। प्रत्येक समिति का एक निश्चित संगठन होता है। संगठन के अभाव के भी अगर संगठन का अभाव है तो हम किसी समिति को ठीक से स्थापित नहीं कर सकते हैं। जैसे किसी भीड़ में व्यक्तियों का समूह होता है, लेकिन संगठन का अभाव होता है, तो इसलिए भीड़ जो है ये समिति में नहीं आएगी। नियमों पर आधारित। समिति में कुछ नियम कानून होते हैं, जिनका पालन समिति में जो सदस्य जुड़े होते हैं उस समिति से उनको उस नियम का पालन करना पड़ता है। तो नियम और उपनियम भी होते हैं समिति में। अगली विशेषता है ऐच्छिक सदस्यता। समिति की सदस्यता ऐच्छिक है। हम चाहें तो उस समिति के सदस्य बन सकते हैं और अगर न चाहें तो नहीं बन सकते हैं। वह अपने हित या रुचि के अनुसार किसी भी समिति का सदस्य व्यक्ति जो है, अगर उस समिति का सदस्य बनना चाहता है तो बन सकता है और नहीं बनना चाहता है तो नहीं बन सकता। और अगर वो उस समिति से जुड़ा है लेकिन जब चाहे वह अपनी सदस्यता से त्यागपत्र भी दे सकता है। अगली विशेषता है अस्थायी प्रकृति। तो समिति ये जो है अस्थायी प्रकृति की होती है। इसे जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए समिति को स्थापित किया जाता है उस उद्देश्य की पूर्ति होते ही समिति को समाप्त कर दिया जाता है। तो समिति की सदस्यता ये जो है अस्थायी होती है। जैसे शिक्षण संस्थान में छात्र जो है, जैसे अभी कोई वैकेंसी आने वाली है तो उसके लिए जब छात्र एकजुट होकर अपने हित के लिए जब संघर्ष करते हैं तो वह जो है समिति है। लेकिन जब वो उनका उद्देश्य पूरा हो जाता है तो उस समिति को भंग कर दिया जाता है। अगली विशेषता है औपचारिक संबंध। समिति ये औपचारिक नियमों के आधार पर निर्धारित की जाती है। समिति में जो है संबंध जो होते हैं समिति में ये औपचारिक प्रकृति के होते हैं। व्यक्ति अपने विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भिन्न भिन्न समितियों की सदस्यता ग्रहण करता है और इन समितियों के सभी सदस्यों के साथ वह सामान्यतः घनिष्ठता के साथ स्थापित नहीं कर सकता है। मतलब इस समिति में जो सदस्य जुड़े होते हैं तो वो औपचारिक रूप से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इसमें जो है घनिष्ठता के संबंध नहीं होते हैं, घनिष्ठता के संबंध का अभाव होता है। साध्य नहीं होगा साधन। कोई भी समिति साधारणतः कुछ उद्देश्यों की पूर्ति के लिए साधन मात्र होती है, ये साध्य नहीं है। समिति जो है साध्य नहीं है, ये मात्र साधन है। किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम समिति का इस्तेमाल करते हैं। समिति जो है एक साधन है। अर्जित परिस्थिति होती है। तो समिति में अर्जित परिस्थिति होती है।
समिति का एक नाम होता है तो किसी समिति का भी एक विशेष नाम भी होता है। हम की भावना का अभाव होता है। समिति में हम की भावना का अभाव पाया जाता है। मूर्त संगठन होता है तो समिति व्यक्तियों का समूह होता है, इसलिए हम उसे छू सकते हैं, देख सकते हैं। तो समिति एक मूर्त संगठन है। बेयरस्टेट द्वारा समिति का वर्गीकरण। बेयरस्टेट ने समिति निर्माण के लिए 7 आधार बताए हैं। रॉबर्ट बेयरस्टेट ने समिति निर्माण के लिए 7 आधार बताए हैं। पहला है विशिष्ट कार्य, दूसरा है समिति के अपने व्यवहार एवं आदर्श नियम होते हैं, तीसरा है समितिगत परिस्थितियाँ, चौथा है अधिकार, पांचवा है सदस्यता परीक्षण, छठा है संपत्ति एवं धन, सातवां है नाम एवं पहचान। तो बेयरस्टेट के अनुसार समिति को 7 आधारों पर हम स्थापित कर सकते हैं। पहला विशिष्ट कार्य होता है, दूसरा समिति के अपने व्यवहार एवं आदर्श होते हैं, तीसरा है समितिगत परिस्थितियाँ, चौथा है अधिकार, पांचवा है सदस्यता परीक्षण, छठा है संपत्ति एवं धन, सातवां है नाम एवं पहचान। समिति के प्रकार। तो मैकाइवर एवं पेज ने हितों के आधार पर समिति को 2 भागों में बांटा है। पहला है अविशेषीकृत और विशेषीकृत। अविशेषीकृत में परिवार, नातेदारी, राज्य, आय, लिंग ये सभी आते हैं। विशेषीकृत में सरकार एवं कानून ये सभी आते हैं। अगला प्रकार है मैक्स वेबर ने सामाजिक संबंधों के। मैकाइवर एवं पेज ने हितों के आधार पर समिति को 2 भागों में बांटा है और मैक्स वेबर ने सामाजिक संबंधों के आधार पर विचार करते हुए समिति को 2 भागों में बांटा है। पहला है समुदाय मूलक संबंध वाली समिति और दूसरा है संघ मूलक समिति। समुदाय मूलक संबंध वाली समिति और दूसरा है संघ मूलक संबंध वाली समिति। इसके अलावा समिति के कुछ उदाहरण हैं, जैसे आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं मनोरंजनात्मक समिति ये सभी होते हैं। समिति के उदाहरणों के रूप में व्यापारिक समितियों, मजदूर संगठन, व्यावसायिक समितियों, सरकारी सहकारी समितियों, सुधार आंदोलन संगठनों, राजनीतिक दलों, पंचायतों, विभिन्न राज्य कल्याण समितियों, धार्मिक समाज, प्रार्थना समाज, रामायण मंडल, कॉलेज, वैज्ञानिक समाज, कलात्मक समाज, संगीत मंडल, व्यायामशाला, परिवार, महिला संगठन, साहित्य परिषद ये सभी समिति के उदाहरण हैं। कभी कभी किसी संगठन के संबंध में यह भ्रम उत्पन्न होता है कि उसे समिति माना जाए अथवा नहीं, तो ऐसे संगठनों में परिवार एवं राज्य आते हैं, जिन पर समिति के रूप में विचार किया। क्या परिवार एक समिति है? तो परिवार को कुछ लोग एक समुदाय मानते हैं, जबकि वास्तव में यह एक समिति है। परिवार को जब हम व्यक्तियों के समूह के रूप में देखते हैं तो परिवार एक समिति होती है। मैकाइवर एवं पेज ने भी कहा था कि समिति सदस्यता को इंगित करती है और संस्था कार्य प्रणाली को। तो समिति को हम परिवार को हम एक समिति मान सकते हैं। और राज्य, क्या राज्य एक समिति है? मैकाइवर एवं पेज के अनुसार राज्य सामाजिक संगठन के एक स्वरूप के रूप में चर्च अथवा व्यापारिक क्लब के समान ही एक समिति है। मैकाइवर एवं पेज ने भी राज्य को समिति माना है, महासमिति, ग्रेट एसोसिएशन माना है। मैकाइवर एवं पेज ने राज्य को एक महासमिति माना है। तो राज्य भी एक समिति है और परिवार भी एक समिति के अंदर आती है। तो आज की क्लास बस यहीं तक। आई होप आप सबको ये क्लास पसंद आएगी। क्लास पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और लोगों तक इस चैनल को शेयर कर दीजिएगा। कल की क्लास में हम संस्था पर चर्चा करेंगे। थैंक यू।